हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो अच्छा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस क्वेश्चन का कंटेंट मैं 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, लेकिन अगर आपसे 8 मार्क्स में सिर्फ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है या 8 मार्क्स में सिर्फ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, तो आप 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सिर्फ नेचर या स्कोप जैसे भी पूछा जाए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन और मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। क्योंकि अगर आपसे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग जो है वो ज़रूर लिखना चाहिए, देन फिर नेचर और स्कोप के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी आप सोशल साइंस के अंदर करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को देखते हुए किस तरह से डिसीजन लेती है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है उसकी जानकारी हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने से ही मिलती है। गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है, इकोनॉमी में चल रही पोजीशन के हिसाब से गवर्नमेंट किस तरह से अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, किस टाइम पे कैसी पॉलिसीज लगानी है, ये सब हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का सोल्यूशन कैसे किया जाए वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज ए study of how individual and society allocate scarce resources among various alternative uses in order to satisfy unlimited human wants। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही देखती है कि कैसे हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उससे हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। देखिए, इसे बड़े ध्यान से समझिए कि देखिए कोई भी ह्यूमन हुआ उसकी जो वांट्स हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अब प्रॉब्लम आती है कि अल्टरनेटिव यूजेस में से कौन से ऑप्शन को चूज किया जाए। मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मिल्क एक रिसोर्स है। ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है मिल्क को लेकर, लेकिन जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कहें कि मुझे आज ही 50 लीटर दूध चाहिए तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मिल्क जो है वो लिमिटेड है। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है कि आपको कितना चाहिए, लेकिन वो जो रिसोर्स है जो मिल्क है वो तो लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मिल्क का यूज़ आप पनीर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, या मक्खन निकालने के लिए, या कोई और मिठाई बनाने के लिए भी कर सकते हो। अब उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, कौन से ऑप्शन को आप चूज करो। तो मेनली एक कंज्यूमर जो है वो चूज करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। यानी अगर उसे पनीर चाहिए तो वो दूध का यूज पनीर बनाने के लिए करेगा। जिस चीज़ के कंजम्पशन से, जिस कमोडिटी के कंजम्पशन से उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी वो वही कमोडिटी यूज करेगा। सो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि इतने सारे मिल्क के अल्टरनेटिव्स में से हम कौन सा चूज करें। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने वाली जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इट एक्सप्लेन हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सचेंज एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है, फिर कैसे नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या है। पीपल मेक टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड रिसोर्सेज, की लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसको वो यूज करना है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं उस सब्जेक्ट के। इट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स इज द मेथड इट्स फॉलोज एंड द वेज इट स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इसमें किस किस तरह के मेथड्स को फॉलो किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से समझा जाता है, वो सब हम इकोनॉमिक्स के नेचर में एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सबसे पहला सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन की स्टडी है, ह्यूमन की बिहेवियर की स्टडी है। दैट्स व्हाई इट इज अ सोशल साइंस। Economics is considered as a social science because it studies the behavior of human being in relation to economic activities such as production, consumption, exchange and distribution.
तो इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की हम पूरी यूनिट पढ़ते हैं, फिर प्रोडक्शन की पूरी यूनिट पढ़ते हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंजम्पशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर एक्सचेंज से रिलेटेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन से. इट एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट while मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. तो ये इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के इंटरेक्शन की स्टडी करता है. सेकेंड, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट. तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक आर्ट भी है. साइंस इसलिए है क्योंकि इसके सिस्टमैटिक रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्लाइन होती है. जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं. ओके, अब यहाँ पे प्राइस का बढ़ना क्या है, कोज है, कारण, जिसकी वजह से अफेक्ट क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड का घटना. तो जब भी किसी रिलेशन में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि या इट इज अ साइंस. एंड आर्ट इसलिए है बिकॉज ये हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. इकोनॉमिक्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन. ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. और इन सब का सोल्यूशन हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कि गवर्नमेंट कैसे अपने टूल्स को यूज करके इन सिचुएशन से ओवरकम कर सकती है या इन्हें कंट्रोल कर सकती है. सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स साइंस भी है एंड आर्ट भी है, बोथ साइंस एंड आर्ट एज वेल. Economics is called a science because it study economic relationship in a systematic and logical manner. Economics ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट्स को यानी डेटा को, फिर कलेक्ट करते हैं डेटा, डेवलप करते हैं थ्योरीज और फिर उनको टेस्ट करते हैं टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक फिनोमिना सच एज प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई. At the same time, economics is also an art because it provide practical solution, very important, practical solution and policy recommendation for solving real life economic problem. For example, economists suggest policy to control inflation, reduce unemployment and promote economic development. Economists क्या करता है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मैंने भी बताया, इन सब का रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. देखिए, अब 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस सेकंड पॉइंट को इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो साइंस क्यों है, आर्ट क्या है. तो ये एक तरह से आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज से रिलेटेड है जो मैंने यहाँ पे पूरा रेडी किया है कि साइंस है क्यों है, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, साइंस है तो क्यों है, आर्ट है तो क्यों है ना. डिटेल्ड नॉलेज की क्यूरियोसिटी रहती है किसी को, तो उसके लिए मैंने ये रेडी किया है. अगर आपको यूजफुल ना लगे तो आप इसे स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट इसके थर्ड पॉइंट पे वीडियो को आगे जाके देख सकते हैं. व्हाट इज साइंस. तो साइंस क्या होती है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की जो कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है. अब देखिए, साइंस की 2 ब्रांच है अकॉर्डिंग टू स्लीगमैन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. ओके, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब क्या है, नेचुरल साइंस है ना, डेप्थ नॉलेज. अब आपको पता है साइंस भी 2 तरीके की है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस. नेचुरल जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हो और सोशल साइंस जिसमें ह्यूमन्स को स्टडी किया जाता है. अब देखिए, फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग सोशल साइंस. तो क्यों इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी है. सोशल साइंस इसलिए क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जैसे कि हाउस होल्ड अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करते हैं, सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन कौन करता है, सोसाइटी एज अ होल. सेकेंड रीजन इसका एक है कि इसके साइंटिफिक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब साइंटिफिक लॉ है क्योंकि इन सब में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. मैंने अभी आपको लॉ ऑफ डिमांड का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया, लॉ ऑफ सप्लाई का भी बता देती हूँ कि प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ जाती है. तो प्राइस का बढ़ना कोज है और सप्लाई का बढ़ना उसका अफेक्ट है. तो जहां भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दैट इज साइंटिफिक स्टडी, ओके, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. लॉ ऑफ डिमांड शो करता है कि इंक्रीज इन प्राइस कमोडिटी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी. इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस यहाँ पे कोज है और क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट है. नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ लॉ. जो साइंस के लॉज होते हैं वो ओपन टू वेरिफिकेशन होते हैं. लाइकवाइज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो ओपन टू वेरिफिकेशन. ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के लॉ को ना आप वेरीफाई कर सकते हो, आप सच में अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लिविंग में उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना. तो दैट इज द वैलिडिटी ऑफ लॉ. अब जैसे कि कई बार हमारे क्या होता है, जो सब्जियां होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, इनके प्राइस बढ़ जाते हैं. मान लीजिए गलत टाइम पे बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, है ना, या आगे किसी ने ब्लैक में उस चीज को जमा करना शुरू कर दिया, सप्लाई नहीं कर रहा है. तो जब सप्लाई कम होती है, ठीक है, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं, है ना. तो
कभी भी आपको ये दिखे कि हाँ प्राइस बढ़ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, जानने की कोशिश करा करो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस। अब वो नेचुरल साइंस क्यों है? फिजिक्स केमिस्ट्री से इकोनॉमिक्स अलग है, क्यों? एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्ट एज एग्जैक्ट अ साइंस। जितनी साइंस एग्जैक्ट है, इकोनॉमिक्स उतनी नहीं है। आप फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखो, एग्जैक्ट लो। नेचुरल साइंस के जो लॉज होते हैं ना, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो परफेक्ट लॉ है कि कुछ भी आप एनीथिंग थ्रोन अप मस्ट कम डाउन टू द अर्थ बिकॉज टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ये सबको पता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? कोई भी आप इसमें कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, इट इज प्रैक्टिकल करके देख लो। ऑन द अदर हैंड, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट सो एग्जैक्ट, they are statement of tendency. Law of demand will be valid only if there is a no change in income, fashion, etc. of the consumer. बिल्कुल ठीक कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, वैसे लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन तभी तक दिखा रहा है जब डिमांड को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स जैसे इनकम, फैशन को कांस्टेंट मान लिया गया है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेचरस पैरिबस, वो वाली असम्पशन दी गई है, तब लॉ ऑफ डिमांड बना है। अगर वो चीजें अफेक्ट कर रही हैं तो लॉ ऑफ डिमांड फिर नहीं काम करता। नेक्स्ट रीजन है यूनिवर्सल लॉ। जो साइंस के रो होते हैं ना, वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी तुम लंदन में जाके कहीं कोई चीज ऊपर फेंक के देख लो, वो नीचे आएगी, चाहे तुम अमेरिका में कर लो, चाहे तुम भारत में कर लो। यूनिवर्सल, किसी भी कंट्री, कहीं भारत, कहीं दुनिया के किसी कोने में कर लो, दे होल्ड गुड एट ऑल टाइम एट ऑल प्लेसेस। लेकिन इकोनॉमिक्स के लो ऐसे नहीं होते, दे आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल टाइम एट एवरी प्लेस। लॉ ऑफ डिमांड में समटाइम्स फेल एज इट डील विद ह्यूमन बिहेवियर। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार ही काम करेगा, कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे गुफन गुड, बैबलन गुड्स, है ना? तो साइंस की तरह वो बिल्कुल एग्जैक्ट या यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ। नेचुरल साइंस के लॉ को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज हैं, इकोनॉमिक्स के रूल्स को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज नहीं है। लॉज ऑफ नेचुरल साइंस कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट इन लैब। इकोनॉमिक्स हैव नो लेबोरेटरी टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ देयर लॉज, ठीक है? वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेटा कलेक्ट करना, ऑब्जर्व करके एंड देन टूल्स लगाना, दैट्स इट। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, लेकिन नेचुरल साइंस जितनी एग्जैक्ट नहीं है, सोशल साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज का सिस्टमेटिक मैनर में सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओके, अब देखो आर्ट क्या है। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। तो कोई भी हमारे एम को अचीव करने के लिए जब हम हमारी नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज आर्ट। तो आर्ट हमें किस में हेल्प करती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन में। जैसा कि हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में है, ये हमें इंफॉर्मेशन किससे मिली है? पॉजिटिव साइंस से। अब देखो, साइंस एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। इसमें पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। देखो, पॉजिटिव साइंस जो होती है ना, वो हमें बताती है व्हाट इज, फैक्ट बताएगी। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस हमें क्या बताती है? व्हाट ought टू बी, यानी क्या होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। जैसे मैं बता देती हूँ कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% है, वो पॉजिटिव साइंस बताएगी। नॉर्मेटिव साइंस में बताएगी व्हाट ought टू बी, कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। अब पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइंस इज दैट साइंस विच स्टडी एंड एक्यूरेट एंड ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एज दे हैपन। जो चीज जैसे वो ट्रू डिस्क्रिप्शन दे देगा। We also know that the government aims at removing unemployment and attaining full employment. This information is supplied by normative science. कि गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वही अपनी पॉलिसीज चला रही है, तो ये नॉर्मेटिव साइंस है। वो हमें बताती है कि स्टडी ऑफ विच रिलेट व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द फुल ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट फॉलोज द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एक तरह से। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स को जो है वो आर्ट भी कहा जाता है। जेएम केन्ज ने इसके लिए टर्म यूज किया अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ साइंस एंड आर्ट। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी यूज किया है। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है जो कि इकोनॉमिक फैक्ट्स के साथ डील करती है। आर्ट है इसलिए क्योंकि वो फाइंड करती है वेज एंड मीन्स बाय विच द डिजायर्ड एंड्स कैन बी रीच्ड। ओके, ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव वही बात है जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिस्ट वुड सजेस्ट वेज एंड मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये कौन सी साइंस हो गई? नॉर्मेटिव साइंस। ओके, बस दैट्स इट। नाउ तो वो जो सेकंड पॉइंट के बाद है, थर्ड पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज थे, डेप्थ की, क्यों साइंस है, क्यों आर्ट है, फिर साइंस कितने तरह की है, एंड दिस इज ऑल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्कार्सिटी एंड चॉइस। One of the fundamental characteristics of economics is that it deals with the problem of scarcity of resources and unlimited human want. तो ये फीचर है
कि वो इस प्रॉब्लम के साथ डील करती है, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल वो लिमिटेड है, जबकि ह्यूमन वर्ड्स तो अनलिमिटेड है, एंडलेस है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेक चॉइसेस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ दिस स्केयर रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यही इकोनॉमिक्स का फंडा है कि हमारे पास भाई अनलिमिटेड इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं, हमें ये भी चाहिए, एक पूरी, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, लेकिन उस चीज के लिए रिसोर्सेज तो कम है ना। पूरे अर्थ पे सबकी नीड्स तो फुल हो ही नहीं सकती, फिर तो आपको हर दूसरा इंसान रोता हुआ मिलेगा अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लग गई तो। और कोई भी चीज हमें चाहिए तो उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, और वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड हैं, और अल्टरनेटिव यूजेस हैं भाई। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी होती है, बल्कि एग्जांपल से आपको समझाया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, जो स्टैग्नेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। डायनामिक है नेचर में क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज होती है विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जैसे ये चीजें जैसे बदलती हैं, समय बदलता है, तो इकोनॉमिक्स भी बदलती है। इकोनॉमिक्स थ्योरीज पॉलिसी इवॉल्व ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी थ्योरीज हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है, जो कंडीशन, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमीज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैव सिग्निफिकेंटली चेंज्ड इकोनॉमिक थिंकिंग इन रिसेंट ईयर। तो इन सब वही जिस चीज़ की जरूरत थी, इस हिसाब से पॉलिसीज बनाई, वो चीज़ें काम कर रही हैं। दैट्स इट। इकोनॉमिक्स इज बहुत पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, ये मैंने भी आपको बताया। इकोनॉमिक्स इंक्लूड है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस दोनों में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक फैक्ट्स एज दे आर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें बता देती है जो फैक्ट होता है, जैसे कि इंडिया में 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है। इट आंसर द क्वेश्चन सच एज व्हाई प्राइसेस इंक्रीज एंड हाउ डिमांड चेंजेस विद इनकम। तो मैं बताती है why is, what is, that's it. It doesn't give any solution to the problem, no value judgment, nothing, just true description of any event. While normative economics deals with value judgment and suggests what policies should be adopted to improve economic welfare. वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सजेशन देती है कि 5% जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को उस चीज़ पे काम करना चाहिए, लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट या सबको काम मिले, इसके लिए कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, खर्च करना चाहिए। इट फोकस ऑन पॉलिसी रिकमेंडेशन सच एज हाउ इनकम इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है। दिस ऑल सजेशन गिवन बाय द नॉर्मेटिव साइंस। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते रेंज ऑफ टॉपिक, एक्टिविटीज और एरियाज कवर्ड बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें आते हैं इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ कंजम्पशन, इसमें जो पूरे चैप्टर और यूनिट्स हैं वही हम स्कोप में लिखते हैं, जैसे कंजम्पशन की पूरी यूनिट पढ़ते हैं हम इसमें। इकोनॉमिक स्टडी हाउ कंज्यूमर यूज देयर इनकम टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट में हम इंडिफरेंस कर्व का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं कि कैसे कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन पे खर्च कर सकता है, विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। That is indifference curve. It analyze consumer behavior, preference and the concept of utility पढ़ते हैं, total utility, marginal utility, ये सब पढ़ते हैं। The study help in understanding how demand for different good is created in the market. तो कैसे डिमांड क्रिएट की जाती है, ये सब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं रॉ मटेरियल को यूज करके, दैट्स प्रोसेस नोन एज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ फर्म ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। इट ऑल्सो स्टडी प्रोडक्शन टेक्निक एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो प्रोड्यूसर का भी यही होता है कि उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम आउटपुट करना है, उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, साथ ही प्रोडक्शन टेक्निक्स एफिशिएंटली यूज करनी है और फिर कॉस्ट को मैनेज करना है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। That is a part of production. Study of exchange. Exchange refers to the process of buying and selling of goods and services in the market. खरीदना बेचना। Economic study how prices are determined through the interaction of demand and supply. Economics में आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर होती है, that is the point of equilibrium where price is decided. It also examines the functioning of market and the role of competition in price determination. So there is a unit of market structure in economics where we read a lot of market types like perfect competition, monopolistic, monopoly, oligopoly, duopoly. So, and in all these market, prices are determined differently. So that is a broad topic. Study of distribution, जिसमें हम national income पढ़ते हैं. तो economic study how a national income is distributed among different factors of production. It explains the wages paid to labor, land to landowner, interest to capital provider or profit to
एंटरप्रेन्योर, जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं उन्हीं के 4 फैक्टर सर्विसेज पे उनको फैक्टर पेमेंट मिलती है. दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी इक्वालिटी है. दैट्स ऑल. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic analyzes the factors that contribute to economic growth such as investment, capital formation, technical progress, and human capital development. It examines how an economy can increase its productive capacity and improve the standard of living of people. इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकती है और इनकम अर्न करके लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं. अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग पॉइंट आ गया. तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक नैरो कंसेप्ट है. ओके, ये हमारा नैरो कंसेप्ट है. वही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसकी इंक्रीमेंट को कंसिडर किया जाता है. अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, हाँ भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटल इनकम बढ़ने के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, यानी वेलफेयर है लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको भी कंसिडर किया जाता है. अब उसमें आते हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे बैंकिंग की हो गई, यानी एक देश में जो और बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की वो कितनी अवेलेबल है. दैट इज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें तो पहले ही डेवलप हो चुकी होती हैं. वहाँ पे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वहाँ पे तो सब ऑलरेडी डेवलप है. दैट्स वाई वो सिर्फ पर कैपिटल इनकम को कंसिडर करते हैं. लेकिन डेवलपमेंट वाली कंट्री में दिस इज रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो इसीलिए इसमें ये क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला भी फैक्टर जोड़ा जाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी. ये सब चीजें कम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, इस पे ध्यान दिया जाता है. इकोनॉमिक स्टडी द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा. तो कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा इस पे डिफरेंस पूछा जाता है. इट इज़ वेरी गुड टॉपिक. तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए इनके डिफरेंस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगी. नेक्स्ट स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस. इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करते हैं. इसमें गवर्नमेंट के बजट, गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये सब हम चीजें पढ़ते हैं. इकोनॉमिक स्टडी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट एनालाइजेस टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसीज. Public finance help in understanding how government resources are used to promote economic welfare and development. तो इसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को किस तरह से जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रही है, कहाँ पे पैसा खाया जा रहा है, एंड ऑल दैट. स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज कम्प्लीटली सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स. इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन कंट्रीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ते हैं, क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, उसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ते हैं, और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, सब कुछ पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक्स एनालाइज मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी, जैसे कि इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, इन सब की स्टडी इकोनॉमिक्स करती है. बाय स्टडिंग दिस इशू इकोनॉमिक्स डेवलप पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू सॉल्व देम एंड इंप्रूव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो इकोनॉमिक्स इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और मेजर्स का सजेशन देते हैं. स्टडी ऑफ resource allocation and efficiency. Economics study how scarce resources are allocated among different uses in order to achieve maximum efficiency. It explains how efficient allocation leads to optimal production and better utilization of available resources in the economy. तो कैसे हम अपने जो resources हैं उनका better utilization कर सकते हैं, that's we all study in economics. तो conclusion क्या कहता है, conclusion ऐड करना बिल्कुल मत भूलना. Economics is a comprehensive social science that study the efficient use of scarce resources to satisfy human wants. Okay, and then उसके बाद आप ये लिख देना, economics play a crucial role in understanding economic behavior and solving real world economic problems. इतना यहाँ से यहाँ तक और इतना लिखना बहुत है. कंक्लूजन ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, इतना 2 लाइनें बहुत हैं. ठीक है, ये 2 लाइनें भी आपके 3-4 में आएंगी, दैट इज सफिशिएंट. बाकी इसमें लिखा कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट, और जबकि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या करता है कि वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के उसमें हम क्या पढ़ते, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट ओनली दिस लाइन्स. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. SJ अर्थ शाला. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे.